नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, लिहाजा बात आज भी राजनीति पर थी। आज मुख्यमंत्री करहल पहुंचे और ये बात सबके जहन में आ रही है कि शायद इस चुनाव की सबसे ज़्यादा हॉट सीट अब करहल बन गई है। वही करहल जब 31 जनवरी को वहां अखिलेश यादव ने पर्चा भरते हुए कहा था कि अब मैं सिर्फ विजयी प्रमाण पत्र लेने आऊंगा, उसके 5-6 दिन बाद ही उनको वहां आना पड़ गया। उसके बाद जब से वहां एक तो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जब हमला हुआ एसपी सिंह पर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और वहां सांसद भी हैं, लेकिन जब उन पर हमला हुआ उसके बाद जैसे बीजेपी के नेताओं ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी जो बीजेपी के दो सबसे बड़े इस चुनाव में जो कानून व्यवस्था और उस पर आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई, इस सब पर जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं वो दोनों करहल में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक ऐसी सीट पर जहां जीतने का रिकॉर्ड सिर्फ 2002 में है बीजेपी का, और उसी उम्मीदवार से है जो बाद में समाजवादी पार्टी से लगातार जीतता रहा है। पिछली बार जब बीजेपी की लहर थी तब भी वो जीत रहा था, 1 लाख के करीब वोट हासिल किए। तो ऐसा इस सीट में क्या हो गया कि अचानक बीजेपी को लगने लगा कि यहां हम अगर अखिलेश यादव को घेर लेते हैं तो आगे के जितने भी फेज हैं वो इस हार की आशंका के साथ दबे हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, या फिर ये एक बड़ा जो है पार्टी के लिए बड़ा प्रेशर हो जाएगा कि यहां जीते। तो इसका जवाब अखिलेश यादव भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ला कर दे चुके हैं। उनके चाचा वहां लगे हुए हैं, उनके परिवार के लोग एक एक बूथ, एक एक इलाका, उस सब पर एक एक आदमी पर नजर रखकर उनके साथ जो संबंध है, जो लगातार मुलायम सिंह यादव जी का यहाँ से रिश्ता रहा है, यहाँ उन्होंने टीचिंग की है, यहीं वो लोग अपने तमाम जी, हालांकि अखिलेश यादव जी का ये बयान है कि उन्होंने यहाँ चरखा दांव सीखा जिससे उन्होंने बाकी को सबको हराया। मुलायम सिंह पहलवान थे और पहलवानी किया करते थे। कुछ पुराने पत्रकारों के अगर आप संस्मरण देखेंगे तो उसमें कई बार मुलायम सिंह यादव वहीं अपनी जगह पर जहां बैठे हुए थे वहां भी वो कह देते थे कि चलिए आइए सोफा हटाइए, हम लोग यहाँ ही 2-2 हाथ करके दिखाते हैं कैसे वो दांव लगता है। तो ये खैर उनकी बहुत अपने लोगों के साथ बातचीत की एक शैली थी। लेकिन चुनाव में आज इस पर बातचीत करने के बीच में ही सुबह ही जैसे दोपहर में एक घटना आ गई, और जिसने, मुझे लगता है कि इस फेज में तो शायद उसका असर कितना होगा ये मालूम नहीं, लेकिन आगे के फेज में बीजेपी के हथियार में, जो बीजेपी के पास अपना तर्कश है जो विपक्षी लोगों पर, उसमें एक तीर और आ गया है। ये अलग बात है कि आम जनता पता नहीं उस तीर को कितना मानेगी, लेकिन ये बात है कि उससे एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर आतंक के साथ पार्टियों का रुख सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के लिए बदलता है, या उनकी ये नीति होती है, या कोई गलती होती है कि वो एसेस करने में भूल कर जाते हैं कि कहां आतंकी का रिश्ता है आतंक से, कहां धर्म का है और कहां वोट का है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त जब आप तमाम लोग चुनावी समीकरणों पर बात कर रहे हैं, सभी लोग, तो मैं इस पर क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पूरे करियर की शुरुआत क्राइम इन्वेस्टिगेशन से लेकर, फिर क्राइम से शुरू किया और इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्टर्स के तौर पर, टेररिज्म एक्सपर्ट के तौर पर मैंने इस पूरे तमाम उस समय की आतंकी घटनाओं को कवर किया। और मैं अहमदाबाद से लेकर फैज़ाबाद के बम विस्फोट, लखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस, वहाँ से लेकर देश के मुंबई तक के हर जो बड़े आतंकी हमले हुए उनकी रिपोर्टिंग करता रहा, उनमें इन्वेस्टिगेशंस किया, और बहुत सारी खबरें मैंने ब्रेक की हैं। अगर आप वो चाहें तो नेट पर जाकर देख सकते हैं। उस वक्त मैं आज तक में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हुआ करता था। अहमदाबाद ब्लास्ट की जैसी खबर आई तो मेरे पास, मैं इसी फोन में है, मैं आपको दिखाता, वो जो मेल हम लोगों के पास आया था वो आज तक के सहित कई चैनलों के इन्फो जो होती है, info@आज तक या info@न्यूज़ नेशन, ये एक ऐसे जो जनरल डोमेन में है, ये मेल सबके पास होता है। चूंकि हम लोग टीवी स्क्रॉल पर चलाते हैं तो इसीलिए हर आदमी के पास होता है ताकि वो अपनी जानकारी भेज सके। लेकिन
एक मेल जब 26 जुलाई को 2008 को शाम के 5 बजे 5 बजे से कुछ देर पहले था, क्योंकि मेरे पास जब ये हमको कहा गया, चूंकि हम इन्वेस्टिगेशंस करते थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज कवर करते थे, तो जैसे ही हमारे पास असाइनमेंट से फ़ोन आया कि एक मेल आया है और ये मेल थोड़ा सा सेंसिटिव दिख रहा है, जरा इसको एजेंसीज को देखिए, इससे बात कीजिए। मैंने उस मेल को पढ़ा, जिस मेल में, वही मेल जिसमें उन्होंने 2 फाइलें अटैच की थी। एक फाइल में पूरा इंडियन मुजाहिदीन का पूरा पोस्टर्स, जिसमें उन्होंने वो फोटो जो कुतुबुद्दीन का था, जो वो हाथ जोड़े हुए आपने उस समय देखा होगा, जो गुजरात के दंगों का, राइट का, 2002 के गोधरा में जो कार सेवकों को जला देने के बाद जो हिंसा हुई थी, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसमें से उस वो फोटो को जो मुझे लगता है उस 2002 के उसका लोगों ने एक पूरा वो बना दिया था, एक फोटो बना दिया था, वही पूरे उस दंगे की कहानी कहता हुआ फोटो। तो वो था, उसके बाद कुछ आयतें लिखी हुई और उसके बाद फिर कि हम बदला लेंगे इंशाअल्लाह, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने भी इंडियन मुजाहिदीन के नाम से था। उसको एजेंसीज को भेजा गया। इतनी देर में हम लोग बात ही कर रहे थे कि टीवी पर चलने लगा अहमदाबाद में एक के बाद एक, पहले एक ब्लास्ट, फिर दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा ब्लास्ट, इस तरह ब्लास्ट की सीरीज हो गई। और हम लोग क्योंकि हम जो भी रिपोर्टर्स थे उस समय इन्वेस्टिगेशंस के, वो तमाम एजेंसीज पर लग गए, तुरंत फोन कर रहे थे कि आखिर क्या है, किसका है, क्या है, ये ब्लास्ट कैसा है, कितने लोग मर गए। इसी में सब में गुजरते हुए हम लोग इस पूरी घटना को कवर कर रहे थे कि फिर लश्कर तैयबा और हुजी, यही नाम उस वक्त चल रहे थे, और ये कहा गया कि इन्हीं का हाथ हो सकता है, लेकिन वो जो इंडियन मुजाहिदीन जो लिखा हुआ है, वो इंडियन एजेंसीज को डिसेप्शन देने के लिए इसलिए दिया गया है ताकि वो ये पाकिस्तान के हाथ को छिपाया जा सके। ये एक आम फहम बात थी। खैर, मैं उसी रात पहुंचा, अहमदाबाद पहुंच गए, और वहां जाने के बाद उस हॉस्पिटल पर, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहां, सरकारी सिविल हॉस्पिटल, उसकी दीवारों पर, चूंकि रात में बारिश भी हुई थी, खून बह गया था, लोगों के सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए, एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल काम था, और दीवारों पर लाशों के टुकड़े थे। दूसरी मंजिल तक भी उसके जो बाहर छत का छज्जा जो होता है बाहर की तरफ, एक बालकनी के बाहर का, उस तक पर मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। इतना विभत्स दृश्य था, और ये और भी खतरनाक इसलिए था क्योंकि आतंकियों ने इसके लिए स्पेशल अपनी तरफ से तैयारी की थी। यानी जब शहर के अलग अलग हिस्सों में बम विस्फोट हुए तो उसमें घायल लोग वो भागेंगे, वो जाएंगे, और वो कहाँ पहुंचेंगे, पुलिस और तमाम लोग लेकर कहाँ पहुंचेंगे, वो वहां उनको सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाएंगे। लिहाजा एक बम 40 मिनट के टाइमर के बाद वहां फिट किया गया था कार में, और जब वहां भीड़ थी, जब चीख पुकार मच रही थी, ऐसे वक्त में जब जानवर भी शायद हमला ना करे, उस वक्त इन जिहादी आतंकियों ने अटैक किया, और 56 लोगों की टोटल मिला के अलग अलग उसमें जान गई थी। उसको खबर करते हुए कई सारी इन्वेस्टिगेशंस हम लोगों ने की कि किस तरह से सूरत के उस पर जो गाड़ी आ रही थी उसका नंबर कैसे निकाला, और फिर मैंने जब अलग अलग जगह बात की, और फिर पता चला, धीरे धीरे एजेंसीज ने पता किया, और सबसे पहले आजमगढ़ का एक मौलवी, उसका नाम था अबू बशर, उसका नाम आया। उसको यहाँ एजेंसीज ने उठाया, स्पेशल सेल से, स्पेशल प्लेन से उसको ले जाया गया, और फिर इंटेरोगेशन शुरू हुई। उसकी इंटेरोगेशन में उसने बताया कि कैसे वो उनको प्रीच कर रहा था। एक ग्रुप था जो इंडोक्ट्रिनेट था, और उसमें आजमगढ़ के लड़के भी थे। यहाँ से शुरू होती है अहमदाबाद के एक फैसले का रिश्ता उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ना। और चूंकि आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी कानपुर की एक सभा में, माफ़ कीजिए मैं वो कर रहा था, तो पहले इस फैसले को बता देता हूं कि ये जो फैसला है, इसमें 38 लोग, जांच अबू बशर का हुआ, अबू बशर से पूछताछ के बीच में जो अधिकारी थे वो किस तरह की बातें कर रहा था, उसमें से एक बात ये भी थी कि शहीदों के खून से खुशबू आती है। अल्लाह ने कहा ये उनको कि शहीदों के खून से खुशबू आएगी, और वो जो शहीद होंगे, जो मतलब काफिरों को मारते हुए, या इन जो निर्दोष लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, जिनका कोई रिश्ता किसी भी घटना में नहीं रहा होगा, न किसी आतंकी घटना में था, उन या किसी भी मुस्लिम्स के खिलाफ कोई सोच में भी नहीं होगा, उन लोगों के कत्ल करने वालों को
खुदा की बाकी चिड़िया बनने का मौका मिलेगा। इस तरह की बातें वो कर रहा था जब वो पूछताछ की जा रही थी कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। उसका गांव बीनापारा आजमगढ़ के, मैं वहाँ भी गया, उससे पहले दिन पत्रकारों को वहाँ पिटाई भी हुई थी। अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो वहाँ पहुँच चुका था मुंबई से, और उसने, चूँकि उसी इलाके का है आजमगढ़ का, ये उसकी शान वहाँ मुंबई में रहती है, तो वहाँ उसने तमाम लोगों को ये भी कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और इसके साथ शुरू हो गई एक राजनीति। आज अदालत ने, मैं उसी पर जाऊंगा, आज अदालत ने उस केस की, चूंकि ये केस, मैं आईएम की पूरी कहानी आपको बता सकता हूं कि कैसे हिंदुस्तान की पूरे टेररिज्म के इतिहास में ये सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस बना जिसका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ इसके सदस्यों का कोई रिश्ता नहीं था। हालांकि बाद में सिमी के उससे निकले हुए लोग थे, जिसने इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया जो था, ये लोग, इसका अगर आप गौर करेंगे तो इससे पहले जैसे दाऊद इब्राहिम या किसी और में अब्दुल करीम टुंडा या इकबाल काना जो नकली नोटों का तस्कर था, या तमाम चीज़ों के साथ उनके रिश्ते सबके साथ थे। ये एक ऐसे ग्रुप निकले जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टडी करके, जिनका कोई रिश्ता आतंक के साथ नहीं, जिनके परिवार अच्छे से खा सकते थे, कमा सकते थे, और उनके परिवार के खिलाफ किसी हिंदू या किसी दंगे में या किसी भी घटना में उनके खिलाफ किसी ज्यादती का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं था। यानी ये ऐसे लोग थे जो विशुद्ध तौर पर धर्म के आधार पर इस देश में शरिया लागू करने के लिए और कत्ल करने के लिए निकले थे बेगुनाहों का, क्योंकि उनको ऐसा ही पढ़ा है उन्होंने अपनी किताबों में। खैर, इस पर जांच हुई और 38 लोगों को सजाए मौत आज दी है स्पेशल कोर्ट ने अहमदाबाद की, और 11 लोगों को, जब तक वो जिंदा है, उनको आजीवन कारावास दिया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में शायद सबसे बड़ी संख्या है जो फांसी की एक साथ दी गई है। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में लगभग 20 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई थी। हालांकि उस पर भी फिर इस देश में राजनीति की एक कड़ी है हर चीज पर। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो देश को बार बार टुकड़ों में बांटने के बावजूद भी इस देश के लोगों के जहन से निकलती नहीं है। खैर, हम लोग वापस आते हैं कि आखिर इस सब का इस चुनाव से क्या रिश्ता है, आजमगढ़ का अहमदाबाद के इस फैसले से क्या है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कानपुर में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी, उन्होंने बाद में एक फोटो भी सामने आया कि किस तरह से सैफ, जो मोहम्मद सैफ जो नंबर 2 था, ये जान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन में आतिफ अमीन जो सबसे बड़ा टेररिस्ट अगर हिंदुस्तान के उसमें देखें तो सबसे खतरनाक टेररिस्ट के तौर पर उस शख्स को लिया जा सकता है, जो नॉर्दर्न इंडिया के यानी उत्तर भारत के आजमगढ़ मॉड्यूल का, ये कहा गया, इस पर बहुत सारे लोगों ने केस भी किए, शिकायतें दर्ज की कि साहब ऐसा कहा गया, लेकिन जो लोग जहाँ के हैं उनका नाम वहाँ का लिया जाएगा। अगर अच्छे लोगों को आप उनके साथ जोड़ते हैं तो बुरे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसी शहर की है, ये शहर का कोई दोष नहीं होता, लेकिन नाम उसी तरह से। आजमगढ़ मॉड्यूल के ये लोग जब निकले, जब अटैक हुआ, और पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे, जिसको सेकुलर पार्टी कहा गया, जिसको सेकुलर लोग कहा गया, और जिसमें एक अजीब किस्म की पत्रकारिता जो होती है, जिसमें आप अभी भी देख रहे होंगे, जिनको लाखों लोग देखते हैं, जिनको लगता है कि शायद ये पत्रकारिता की रक्षा कर रहे हैं मूल्यों की, उन तमाम लोगों ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, खैर मैं उस समय इन्वेस्टिगेशन में था, और जब यहाँ दिल्ली में बम विस्फोट हुए उसके बाद तो जांच एजेंसीज तो जैसे पूरी तरह से एकदम बैकफुट पर थी, वो रास्ते ढूंढ रही थी। 2008 की बात है, यूपीए सत्ता में थी और पूरी ताकत के साथ गृह मंत्रालय फेल दिख रहा था। उधर सरकार बहुजन समाज पार्टी की चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो यानी दोनों में कहीं भी आपको बीजेपी का कोई रिश्ता या रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि जहां अटैक हुआ वहां बीजेपी की सरकार थी। गुजरात में और जयपुर में, जो है जयपुर में इससे पहले ब्लास्ट हुआ था, मई में ब्लास्ट वहाँ हुआ, ये जुलाई में हुआ, और सितंबर में दिल्ली में हुआ। और तीनों में यूसुफ पीर वो जो है उन्होंने एक खाली इंटरनेट का इस्तेमाल करके वाईफाई का जो ओपन, जिसका वाईफाई का ओपन था, मतलब जिस पर वो नहीं डाला हुआ था पासवर्ड, उसका इस्तेमाल करके ये तमाम एजेंसीज को भेजे गए थे। बाद में सब अदालत में प्रूव हुआ। तो अब ऐसे वक्त में जब इतने बड़े हादसे के बाद यहाँ एक बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, बटला हाउस एनकाउंटर में
आतिफ अमीन, जामिया मिलिया L18 शायद, माफ़ कीजिए वही शायद नंबर है, जो उस समय ये एक इलाका है जामा मस्जिद का, उसके वो जामिया नगर है, और वहाँ से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो एक थोड़ी दूर जाकर खलीलुल्लाह मस्जिद है। चूँकि वो पता वहीं था तो उस वक्त वहाँ कुछ लोगों की पिटाई भी की गई, पत्रकारों पर हमला किया गया वहाँ, क्योंकि वो और एक आड़ ली गई कि साहब ये मस्जिद का नाम ले रहे हैं। वो इलाके की बात थी, चूँकि मैंने वो भी कवर किया और उसके बाद मैं ही वो रिपोर्टर था। मतलब इस तरह की बातें शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग खबर पर बात कर रहे हैं, जिसको ये सबसे पहले ब्रेक किया गया कि आतिफ अमीन जो मारे जाने वाला लड़का है वो आतिफ अमीन है, और किस तरह से जो पकड़ा गया वो सैफ है, एक छोटा साजिद मारा गया। ये लोग कैसे अहमदाबाद ब्लास्ट से निकले थे, उससे पहले दिन ये ट्रेन से आए थे, इनके फ़ोन मोबाइल सर्विलांस किया गया था, जिनके फ़ोन बंद निकले थे, और उसके बाद आपको मालूम हुआ उसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई जब सीधी इन्होंने फायरिंग की AK-47 से। बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन हम आज उन पर बात नहीं कर रहे। मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस के उन अलग अलग पहलुओं पर नहीं बता रहा हूँ जो कि एक ज़माने तक मेरी एक्सपर्टाइज रही। मैं आज दूसरे हिस्से की तरफ चलता हूँ, क्योंकि उसके साथ ही शुरू हो गया। आपको याद होगा एक मोहम्मद आसिफ खान, वहाँ जो एक काउंसलर है, जो विधायक वहाँ से चुना, बाद में उसको चुन लिया। अब आप ये सोचिए कि क्यों ये सवाल अक्सर उठते हैं कि कट्टरपंथियों के लिए क्यों एक ऐसा हिस्सा है हिंदुस्तानी मुसलमानों में जो उनको बहुत लाइक करता है, जो उनको चुन सकता है अपना, और जितने कड़वे बयान दे, जितने देश के खिलाफ खड़े होने की ताकत दिखाएं, जितना आतंकियों के हक परस्ती की बात करें, उन लोगों के लिए उतनी उनको राजनीतिक सफलता प्राप्त। उसको चुना गया, वहां बहुत भीड़ हुई और उसने शुरू किया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद मैं अबुल बसर के घर गया तो गरीब मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बीना पारा के। उसके बाद ये सादाफ शेख, जो कि सैफ का पिता है, जो समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव जी के साथ जिसका फोटो दिख रहा है, उस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने लोगों पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो पत्रकारों की एक जमात जो ये कहती रही कि ये सब एक साजिश है एक उन लोगों के खिलाफ जो आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि ये बच्चे जामिया पढ़ने आए थे, अब लोग डरने लगेंगे, क्योंकि जो हिजाब वाले मसले में आप एक और चीज गौर कीजिए, जो हिजाब वाले में दलील दी जा रही है, उसी तरह की दलील वहां दी गई थी कि आप उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, आप उनको बाहर निकलने नहीं देना चाहते, वो दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। और इस पे ये लोग, उस समय बीजेपी का कोई रोल नहीं था, ना केंद्र में और ना ही राज्य में, तो आप ये कह ही नहीं सकते थे। लेकिन उस वक्त भी अगर आप बयानात पे गौर करेंगे तो उसमें बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। और ये बड़ी हैरानी की बात है, मैं किसी पार्टी की दिफा नहीं कर रहा हूं, यानी उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस समय की स्थितियां बयान कर रहा हूं। और सबसे मुझे लगता है कि अगर कोई बयानों का गोल्ड मेडल दिया जा सकता है, जिसको सबसे ज्यादा हास्यास्पद या देश के खिलाफ भी मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, कहना चाहिए, जिसने अभी ISIS के बराबर RSS को चुन लिया है, जिसने ये, यानी मैं सलमान खुर्शीद की बात कर रहा हूं, जिसको इस देश ने फॉरेन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर बनाया। और वो कितने बड़े लॉयर हैं, आप इस बात से अंदाज लगाइए कि उसको मालूम होगा वो जो शब्द कह रहे हैं उन शब्दों की कीमत क्या है, क्योंकि वो अच्छे लॉयर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कहाँ जाना है, उसका मतलब क्या है। इसीलिए उन्होंने कहा, एक डूबती हुई पार्टी के नेता के तौर पर अगर मैं कहूं, कि उन्होंने कहा, चूंकि उनकी पत्नी कई बार चुनाव हारी, वो चुनाव कई बार हार चुके, और उस पर उन्होंने कहा जीत के लिए बहुत सारी उम्मीदें। मैंने फिर कहा कि सबसे आसान तरीका क्या है कि अल्पसंख्यक वोटों को बहलाना है या उनका चैंपियन बनना है, तो आप आतंकियों को मासूमियत का बाना पहनाकर उनके सामने पेश करो और उसको कहो कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा सोनिया माता जी को, तो वो रोने लगी सोनिया माँ। जब बटला हाउस एनकाउंटर की बात बताई तो वहां मारे गए लोगों की बच्चों के लिए सोनिया गांधी रोने लगी। आज तक इसका कभी काउंटर नहीं आया कि वो वाकई रो रही थी या नहीं रो रही थी। और आज जब ये फैसला आ गया तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होते। वो अभी भी नेता रहेंगे, दुनिया के किसी देश में शायद इतनी मगजी या बेशर्मी शायद ही कोई हो, क्योंकि राष्ट्र के लिए एक बड़ा हिस्सा इस हालत तक चला जाए कि उसको
उससे वोट हासिल करने के लिए आप राष्ट्र को तोड़ने की बात कर सकते हो और उस पर भी नायक बन सकते हो, क्योंकि ये इतना गंदा जहनियत भरा बयान था। क्योंकि हम लोग कवर करते रहे हैं। मैं इस वक्त आज मैं जब भी बोलता हूं तो मुझे दिल से बोलता हूं, इसीलिए आप में से जब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं बहकता हूं, ये बहकता हूं क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता। मुझे जो लगता है, जो मैंने कवर किया है, उसी को आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कोई सपने भी नहीं बनाता हूं या बुनता हूं या स्टाइल पैदा कर दूं आपके लिए, वो भी मेरा नहीं है। क्योंकि मेरा जो काम है वो आपको नेट पर दिख जाएगा, क्योंकि आजकल दुनिया में नेट है। अब आप उस बयान को आज के अदालत के इस फैसले से जोड़कर देखिए। क्या यह पूछा जाना चाहिए कि आप आज बताएंगे कि वो निर्दोष थे क्या? दिग्विजय सिंह, जिसने मुझे लगता है कि इस बात का ठेका लिया था कि अर्जुन सिंह जो थे उसके बाद जाने के बाद कांग्रेस की सेकुलरिज्म का चैंपियन बनना है, ओसामा जी करना है, जो भी वो कर सकते हैं। सबसे खतरनाक बात इसकी है कि वो मुंबई अटैक को 26/11 के हमले को अजीज बर्नी, वही पत्रकार, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये पत्रकारों की जमात है जो दिखती है, जिसको आप लाखों लोगों को देखते हुए देखते हैं, जिनको लगता है कि अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 26/11 को आरएसएस हिंदू आतंकियों का हमला बताते हुए किताब जारी कर दी थी। आप सोचिए ये क्या होगा उस किताब में, वो लिखने वाला कितना जहर होगा इस देश के लिए, उसके अंदर कितना जहर होगा, और खासतौर से हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक जहर उनके जहनियत में भरा हुआ होगा कि वो बिना किसी सबूतों के इतने बड़े आतंकी हमले को हिंदुओं से जोड़ दिया, क्योंकि उनके जहन में सिर्फ वोट है। अब वापस माफ कीजिएगा, आज वाकई ज्यादा हो रहा, क्योंकि मैंने ये सारे कवर किए थे, मैंने वो लाशें देखी हैं, मैंने उन हमलों को देखा है, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे कवर करना है। तो मुझे उनके परिवार वालों से बात करनी थी जो मारे गए, जिन्होंने मारा उनके भी घर गए, जिनके पास सिर्फ एक बेबसी दिखाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं अबू बसर के घर गया, वहाँ बीना पारा में उसके घर गया, तो मैंने बताया कि बाहर से ही एकदम हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था, क्योंकि उससे पहले दिन मेरी जो टीम थी, उस वक्त मैं आज तक में था, उस टीम पर जो स्थानीय रिपोर्टर राजीव श्रीवास्तव होते थे, उस पर हमला भी हुआ था। क्योंकि जब वो इसके घर पहुंचा था, इसी के सैफ के घर पहुंचा था, तो उसके घर में हमला भी हुआ था। आतिफ अमीन जो सबसे बड़ा नॉर्दर्न इंडिया का कमांडर था, ये तमाम लोग वो हैं जो पाकिस्तान भी ट्रेनिंग लेके आए थे, और उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली, निर्दोष लोगों की जान ली, जिनको ये मालूम भी नहीं था, वो जो ये जानते भी नहीं थे कि ये लोग कौन है। शायद उनमें से 80% मरने वालों में से लोगों में ये भी नहीं मालूम होगा कि आजमगढ़ कहाँ है। संजरपुर तो बहुत बड़ी बात है। उस समय भी यही कहा गया कि इस प्रदेश का पूरा नाम बदनाम किया जा रहा, और जैसे समाजवादी पार्टी की बात हम लोग कर रहे हैं योगी, तो उसमें समाजवादी पार्टी आखिर इसमें कहाँ होती है? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अगर सार्वजनिक हस्ती है तो उसके साथ कोई भी शख्स फोटो खिंचवा सकता है। लेकिन उसके बाद ये उनके पिता, एक आतंकी का पिता, जो बचाव की बात कर रहा है, जो झूठ, जो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कि मैं किसी के बच्चा भी उसकी या उसका पिता इसके लिए जिम्मेदार हो, ये नहीं होता है। ये सबको मालूम है, ये बहुत ही आम फहम बात है। लेकिन जो बच्चा को बचा रहा हो झूठ के साथ, जो ये कोशिश कर रहा हो कि मुस्लिम लोगों को अटैक किया जा रहा है, हमने तो पढ़ने भेजा था, हमारे पास ये था, छोटा साजिद जैसा जो लड़का वहां दूसरा मारा गया था आतिफ अमीन के साथ, उस लड़के के लिए उस समय चश्मदीदों ने बताया था, जो फाइलों में दर्ज है, कि कैसे वो बमों से खेलता था। आईईडी एक्सपर्ट था, उसको नाबालिग माना गया क्योंकि वो बहुत मतलब फिजिकली थोड़ा पतला दुबला था, तो उसको यही माना गया। और ये मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, उस वक्त चूंकि क्राइम ब्रांच में जेसीपी होते थे, जो आज गुजरात के ज्वाइंट डीजीपी हैं, आशीष भाटिया हुआ करते थे, अभय चुड़ासमा था जो डीसीपी उस समय थे, कई सारे अधिकारी जो अलग अलग थे, जिनके साथ मैं लगातार उस समय टच में था, क्योंकि हमारा यही काम ही था उस वक्त। तो मैंने ये कई सारी चीज़ें उस समय कवर भी की थी किस तरह से। और आप ये सोचिए 27 जुलाई, ये देश की यारदाश्त बहुत कम है, 27 जुलाई 2008 को और 28 में 29 बम सूरत में मिले थे, जिनका आईडी और टाइमर मैच नहीं कर रहा था। वरना आप इस तबाही की तस्वीर और बड़ी देख सकते हैं, क्योंकि इनको तो यही हो सकता था जो मैक्सिमम फांसी अभी हुई, क्योंकि ये जिस विश्वास के साथ हैं, ये हजारों लोगों को मारकर भी इतने ही आराम से, क्योंकि इनको अपने खून से खुशबू महक आएगी, ये विश्वास के साथ इनको जाना है। खैर,
लेकिन अब समाजवादी पार्टी पर जब आरोप लग रहा है तो इसीलिए क्योंकि 2012 के चुनाव से पहले जो पार्टी का एक वादा था कि वो आतंकियों के नाम पर फंसाए गए बेगुनाह लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लेगी। और आते ही उन्होंने ये किया। वलीउल्लाह जैसा आतंकी, तारिक कासमी जैसा आतंकी जो संकट मोचन, जो बनारस के ब्लास्ट में जो शामिल थे, 4 लोगों के खिलाफ से मुकदमे वापस लेने के लिए बाकायदा ऑर्डर आ गया। उसके खिलाफ 2 लोग वहां पहुंचे, हाई कोर्ट में पहुंचे इलाहाबाद, और डीबी बेंच थी, राजेश कुमार गुप्ता थे, शायद आर के गुप्ता और मौर्य, 2 जजों की डीबी ने, डबल बेंच ने सरकार से सीधा पूछा कि आप इनको छुड़ाना चाहते हैं, कल को इनको पद्म भूषण भी दे दोगे, पद्म विभूषण भी से भी नवाज दोगे क्या? इतनी कड़वी टिप्पणियों के साथ इस सरकार को फिर बाद में वो फैसला वापस लिया गया, क्योंकि वो तो मतलब फैसला वापस नहीं लिया गया क्योंकि वो कोर्ट ने ही उसको मना कर दिया। उसमें यूपीए के प्रावधान लगे हुए थे जिसके चलते ये अकेले दम से नहीं ले सकते थे, और उनको फिर बाद में बाकायदा पाया गया, गुनहगार पाए गए, सजाएं हुई, मौत की सजाएं उन सब, और कई मुकदमों में वो वांछित हैं। और अगर आप ये सोचिए ये आतंकी बाहर आते तो क्या करते? यहां तक कि एक एजेंसीज के अधिकारी ने बताया था कि किस तरह से गिरफ्तारियों में बाधाएं डाली गई सरकारी तरफ से। और मुझे ये हैरानी होती है कि जो बीजेपी या तमाम पार्टियां इस बात की बातें करती हैं और राष्ट्र सुरक्षा की बात करती हैं, उन पुलिस अधिकारियों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ केस चलाने की बजाय इन लोगों ने उनको फिर वही पोस्टिंग्स दी, क्योंकि ये मजबूरी है इस समय इस देश की कि अफसरशाही का कोई मुकाबला किसी नेता के बस की नहीं है। अफसर जाकर उसको सैल्यूट लगाता है और वो इससे ही लट्टू हो जाता है कि हाँ ये तो मुझे सैल्यूट मार रहा है। उसको ये मालूम नहीं कि इसने इससे पहले दूसरे को सैल्यूट मारा था, और ये सिर्फ अपने लिए, इसका राष्ट्र के साथ कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके खिलाफ केस चलाए जाने चाहिए। वो कौन थे जो प्रोसिक्यूशंस के ऑफिसर रहे होंगे जिन्होंने ये लिखा होगा कि ये फाइलें वापस ली जा सकती हैं? उनका कोई डिसेंट नोट है क्या? आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रीढ़ के बिना की जिम्मेदारियां, और वही इस तरह के नेताओं को, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारा, लेकिन समाजवादी पार्टी इसीलिए क्योंकि उसके खिलाफ इस तरह की चीजें सामने हैं, और उसके नेताओं ने लगातार इस बात के बयान दिए कि समाज, वो मुसलमानों को इसका वो बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। अब जब अदालत से आ गया, 8 लोग वहां से हैं, जिसमें से 5 लोग आजमगढ़ के हैं। ये वो लोग हैं जो अभी सजा हुए, इसके अलावा जो फरार हैं वो अलग हैं, जैसे शाहनवाज है, डॉक्टर, इसके अलावा बड़ा साजिद है, कई सारे लोग अभी फरार हैं। मैं उसके बहुत सारे नाम अभी मैं आपको एट वंस नहीं ले सकता, क्योंकि आज सुबह से ही हम लोग इसी में थे, और मैंने कोशिश की कि वो मैं निकाल पाऊँ पुरानी चार्जशीटें और वो जो मेरे कंप्यूटर्स में थी, लेकिन वो नहीं मिल पा रही हैं। मेल तो मिल गया था जो मैंने देखा था, और वरना तो ये सिमी का वो गैंग था जिसमें एक, चूंकि सिमी के बारे में आप सब लोग जानते हैं इसलिए मैं नहीं, जब बैन लगाया गया था तो उस दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो वहाँ हुई थी जामिया में, उसमें अब्दुल सुभान तौकीर भी था। उसके बाद वो गायब हो गया। उसी ने फिर बाद में ये ग्रुप इंडियन मुजाहिदीन बनाया था। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि ये किस तरह बनाया गया था, और इसने पाकिस्तान को ट्रेनिंग देने के लिए क्यों ये तैयार किया गया था, और किस तरह ये पढ़ने वाले लड़के इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि इसके बाद पूरे देश में टेररिज्म का एक नया फेज शुरू हुआ था, जिसमें कि वो लोग थे जिन्होंने यहीं वागमन में, चरोल में, हलोल में और कई जगह पर, केरल में, ये सब जगह कैंप लगाए गए, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। इन्होंने ट्रेनिंग ली, 30-30 लोगों ने ट्रेनिंग ली। उन्होंने फायरिंग करना, किस तरह भागना, ये सब, चूंकि जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे उन्होंने स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी। बाद में तो माले गनीमत किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, इस शब्द को आप गौर करें, क्योंकि जब एक के बाद एक उज्जैन में और उसमें कई बैंक डकैतियां हुई, तो जब ये अरेस्ट हुए तो समझ में नहीं आया कि ये लोग हैं कौन। ये तो आम बैंक लुटेरों की तरह, नहीं तो पता चला कि ये हिंदुओं के खिलाफ या इस देश के खिलाफ जिहाद करने के लिए माले गनीमत, यानी जो लूट का माल है, शत्रु, गनीम मतलब शत्रु, शत्रु के माल का इस्तेमाल उसमें करना चाहते हैं। ये सब पकड़े गए थे। खैर सफदर नागौरी और ये तमाम लोग पकड़े गए। तो अब्दुल सुभान तौकीर भी पकड़ा गया जिसने इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ी काम की थी, और अबू बशर जो बीना पारा का था वहाँ, और जो आजमगढ़ के ही एक फलाही मदरसे में पढ़ा था, मैं उसके टीचर से भी मिला, सबने वही कहा जो मुझे पता था कि वो उनको वही कहना ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई और
उनको भी मालूम नहीं होगा, मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि यही कहना होगा क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। वहाँ ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये बेहद मासूम थे, लेकिन अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। और उसका रिश्ता इसीलिए भी बड़ा था क्योंकि जुलाई के जब हमले से पहले वो वापस निकला, यहाँ दिल्ली में रहा और दिल्ली में उसके बाद सितंबर में फिर अटैक हुए। उसी तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए, करोल बाग में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ। आप सबको याद होगा कि कितने खतरनाक वो अटैक थे पहाड़गंज के, और उसमें कितने लोगों की जान गई। लेकिन अब बात वापस राजनीति पे कि अब इसका क्या होगा। आजमगढ़ के चुनाव के वक्त फिर ये मुद्दा क्या हवा में होगा। योगी लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ देश की ताकत की बात कर रहे हैं, तो वो इस मुद्दे को आसानी से जाया नहीं होने देंगे। वो इसको लेकर आएंगे जरूर। हो सकता है कि लोग इससे बहके ना बहके, क्योंकि जो ध्रुवीकरण है वो मुस्लिम तो साफ दिखाई देता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता, तो इसलिए इस मुद्दे से कोई बहक जाएगा या आ जाएगा इसमें शक है। लेकिन बाकी लोग शायद आगे बढ़ गए हैं। इस देश की ये जो शॉर्ट मेमोरी है, ये उसको बहुत ही बार बार उसको इतिहास दोहराने के लिए मजबूर करती है। बार बार उसके ऊपर ये इस तरह की परेशानियां आती हैं। ये राजनीति में अब ये मुद्दा यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि इस फेज में इसका कुछ है, लेकिन कल ही आप दूसरे लोगों से, तमाम लोगों से, बीजेपी के लोग इस पर हमलावर होंगे, समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी, बहुजन समाज पार्टी भी ये कहेगी कि किस तरह से ये। लेकिन इस पूरे मसले में अगर किसी से सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद उनमें से सबसे पहले आदमी होने चाहिए, कि जिसको ये प्रमा फेसी पूरा केस दिख रहा था कि ये किस तरह से पुलिस, क्योंकि AK-47 वहां से बरामद हो रही थी, उनका सबसे जाबाज अफसर मारा गया जो टेररिज्म स्पेशल सेल के शानदार अफसरों में से था। अलग बात है, दूसरी सब कहानियों पर हम बात नहीं करेंगे, वो राजवीर यादव या तमाम लोग, इन लोगों ने जो नेटवर्क तोड़े थे इंडियन मुजाहिदीन के। खैर उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का पूरा ढांचा ध्वस्त हुआ, और आपने देखा भी है पूरे देश में उसके बाद कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन कल से इस चुनाव पर असर पड़ता है या नहीं, ये मैं भी देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये केस अलग है। और क्योंकि टेररिज्म को कवर करने के बाद ये हम लोगों को मालूम है कि कौन झूठा, मतलब ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम दावा कर दें अदालती हैं हम, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पता चल जाता है कि कौन झूठ में है, कौन सच में है। और ये तो साफ दिख रहा था कि किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन, क्योंकि इंडियन एजेंसीज ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई इंडियन ग्रुप होगा, इसीलिए बार बार लश्कर तैयबा और हुजी का नाम ले दिया जाता था। हालांकि मुझे एक ऑफिसर से याद है जिन्होंने मुझे कहा था कि धीरेन्द्र, ये कोई नई तंजीम है जो सिमी भी नहीं है जिसमें, क्योंकि इससे पहले सफदर नागौर या जो दूसरे सिमी के लोग पकड़े जा रहे थे अलग अलग स्टेट में, उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हो रहे थे, कोई इस तरह की चीज़ें बरामद नहीं हो रही थी। और शायद इसी के आत्मविश्वास में जब वो वहाँ धर्मेंद्र और SI धर्मेंद्र ने जब जाकर वहाँ देखा था कि वो है, वहाँ मौजूद हैं, और वो कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं, वो इतने डेयरिंग हो गए थे कि वो 13 या 26 तारीख का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, उस पर कभी बात करूंगा अलग अलग समय पर, तो तब उस पर बात होंगी। लेकिन इसीलिए चूंकि उसने वेस्ट भी नहीं पहनी थी अपनी जो बुलेट प्रूफ होती है, क्योंकि वो उससे पहले जहां भी पकड़े गए थे सिमी के लोग, वो बिल्कुल उनके पास कोई हथियार नहीं मिलता था। सिर्फ उत्तेजक जो लिटरेचर है जो देश के खिलाफ है या उनको उकसाता हुआ, उस तरह की जरूर चीज़ें थी। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सीधे अटैक किया गया था, और उसी में मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। खैर, अब इस चुनाव में मुझे लगता है कि ये एक नया हथियार होगा, जिसको देखना है कि इसका कोई असर होता है या नहीं होता। लेकिन आजमगढ़ का ये बड़ा होगा, और करहल की सीट पर परसों वोट पड़ेंगे, तो तब तय होगा कि बीजेपी इसको नंदीग्राम बना पाने में कामयाब होती है या नहीं, या तब ये समझ में आएगा कि आखिर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप वहाँ करहल पर अखिलेश यादव को घेरने के लिए क्यों लग गई। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सहयोग अच्छा है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके सवाल भी आते हैं, मुझे कड़वे सवालों से भी कोई वो नहीं लगता, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करने में यकीन रखता हूँ, और जो भी कहता हूँ उसका मेरे पास रेफरेंस होता है। तो एक बेल आइकन भी आप अगर दबा सकते हैं, शायद उसका भी कोई इम्पैक्ट होता है कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और फिर एक बार अपने सहयोग को बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। कल कहीं फील्ड से मैं आपको करूंगा, कन्नौज या उसके आसपास एटा, इटावा, मैनपुरी या इनमें से किसी जगह पर मैं रहूंगा,
वहाँ से आपसे बात करूँगा। परसों तो फिर दिन भर मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।